हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी क्या अच्छे होंगे और एंजॉय भी करेंगे। एंजॉय के साथ साथ क्या स्टडी भी करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं। द टॉपिक इज द वेपर प्रेशर। हेडिंग डालिए मेरे साथ। टॉपिक हम कौन सा सीखने जा रहे हैं? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, राइट? तो अब अगर कोई भी टॉपिक सीख रहे हैं या कोई भी नया चैप्टर सीख रहे हैं तो उसका बेसिक मीनिंग क्या है, ये भी आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। दूसरा चीज, अगर जिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या जिस कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो टॉपिक हम सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं तो उसका भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि सब क्वेश्चन कैसा आता है, किस लेवल का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, तो वो भी सीखेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग इसमें सीखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले से ही हम क्या हेडिंग डाल के रखे हैं, कौन सा? वेपर प्रेशर। ये जो वेपर प्रेशर है, ये जो दोनों टर्म है ना, वेपर और दूसरा क्या? प्रेशर। कौन कौन सा टर्म है? वेपर और प्रेशर। ये जो दोनों टर्म है, ये कॉमन टर्म है, ये कोई नया टर्म नहीं है। ये दोनों टर्म से क्या रूबरू होंगे, आप लोग सभी समझते हो। जैसे वेपर का अगर हम बात करें, वेपर सभी समझते हो, इसमें कोई नया चीज नहीं। वेपर का मतलब क्या होता है? भाप। और भाप बनता जो है, यानी किसी भी लिक्विड को अगर किसी कंटेनर में रख दिया जाए या ओपन एटमॉस्फेयर में रखे तो वो क्या बनेगा? इवोपरेट होगा, इवेपोरेट होगा नहीं। बट कंडीशन क्या होना चाहिए? जो कंटेनर में रख रहे हैं तो कंटेनर कैसा होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। और दूसरा क्या है? प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया में कितना वेपर बनेगा। अब वो जो वेपर बन रहा है उसके द्वारा जो भी फोर्स, जो भी प्रेशर डेवलप होगा वही तो क्या कराएगा? वेपर प्रेशर है। तो अब बात ये है कि जो वेपर प्रेशर बनेगा या कितना प्रेशर जनरेट होगा, तो ये समझने से पहले हम लोग को एक नया टर्म समझना पड़ेगा। ये कौन सा टर्म है? इवोपरेशन। तो आप हेडिंग डालिए, व्हाट इज द इवेपोरेशन? हेडिंग डालिए क्या? इवेपोरेशन। What is the evaporation? Evaporation क्या होता है? तो evaporation के लिए सबसे पहला जो ये है, कंडीशन क्या होना चाहिए कि कोई भी लिक्विड किसी भी ओपन कंटेनर में होना चाहिए। कोई भी लिक्विड किसी भी जो कंटेनर ले रहे हैं वो कंटेनर कैसा होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। यानी कंडीशन में है, हम ये लिख दें, कंटेनर should be open, कंटेनर should be क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा हम डायग्राम से समझते हैं। यानी एक कंटेनर ले, ये क्या है? कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर आप कोई भी लिक्विड रख लीजिए, आपका मन जो भी है, ऑयल रखना है ऑयल रख लीजिए, वाटर रखना है वाटर रख दीजिए, अल्कोहल रखना है अल्कोहल रख लीजिए, राइट? अब इसमें दो अलग अलग पॉइंट का हम लिक्विड लेते हैं। एक तो पॉइंट ए लेते हैं यहाँ का, और दूसरी जगह का लिक्विड ए लेते हैं बी। ये ए पॉइंट का लिक्विड का नाम देते हैं सरफेस मॉलिक्यूल या सरफेस मॉलिक्यूल, और जो बी पॉइंट का लिक्विड है, बी पॉइंट का लिक्विड है, इसका नाम दे देते हैं बेटा क्या? बल्क मॉलिक्यूल। क्या आप ये बता सकते हैं कि दोनों पॉइंट का जो लिक्विड है, इसका नेचर सभी क्या इक्वल है? प्रॉपर्टी भी क्या है? इक्वल है। बट ये नाम हम इसलिए दिए कि आप बताइए कि ये दोनों पॉइंट का जो लिक्विड है इसमें से इवेपोरेट कौन सा पहले होगा? ए पॉइंट का होगा या बी पॉइंट का होगा? तो ये तो कॉमन सी बात है कि जो सबसे ऊपर होगा, यानी जो सरफेस का मॉलिक्यूल होगा, वो पहले इवेपोरेट होगा। वही क्यों इवेपोरेट होगा? अब देखिए यहां से, ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल होगा, ये सरफेस का मॉलिक्यूल होगा, इसका हम बोल रहे हैं जो सरफेस मॉलिक्यूल होगा इसका एनर्जी ज्यादा होगा। कैसे से? एनर्जी कैसे ज्यादा होगा? अब अगर ये कंटेनर में लिक्विड रखे हैं ना, कंटेनर में लिक्विड रखे हैं, तो ये जो सरफेस पे आया होगा उसको क्या होगा? बाकी सभी लिक्विड से लड़ झलक के वो क्या होगा? सरफेस पे आया होगा। यानी सिंपल, अगर कोई भी कंपटीशन होता है, आप कोई एग्जाम, मान लीजिए आप अपना खुद का एग्जाम नीट का दे रहे हैं, जेई का दे रहे हैं,
तो उसमें जो रैंकर होता है ना, बाकियों से क्या होता है, अलग होता है। यानी बाकी से अगर वो ज्यादा मार्क्स लेके आ रहा है तभी तो वो क्या क्वालिफाई हो रहा है। तो वही चीज यहाँ भी होगा कि वो लिक्विड पहले इवोपरेट होगा जिसका एनर्जी क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा एनर्जी होगा तभी तो वो इवोपरेट होगा। दूसरा चीज, वो जो लिक्विड इवोपरेट हो रहा है उसमें उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से समझने का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का समझने का मतलब क्या है, ये जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ इधर और इधर, ये क्या नीचे यहाँ पे, ये क्या इधर लग रहा है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर, यानी देखिए तो यही तीन साइड से क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट जो बल्क मॉलिक्यूल है, बल्क मॉलिक्यूल है उसमें क्या लग रहा है, चारों साइड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, चारों साइड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यानी जो बीच वाला मॉलिक्यूल है उसको चारों साइड से क्या बॉडीगार्ड की तरह, बॉडीगार्ड की तरह क्या है, इसको पकड़ के रखा हुआ, तो ये बाहर निकलने का इसका टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा। बट इसमें ऐसा नहीं, इसमें तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल क्या है, ऊपर क्या है, कंटेनर खाली है, तो इजीली ये क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा, इजीली ये क्या होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी होगा, यानी ये वेपर बन गया, ये क्या हो गया, वेपर बन गया, एस्केप हो गया, राइट। अब इस कारण से अब बताइए अगर कंटेनर ओपन रहेगा तो मास ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ द लिक्विड डिक्रीज होगा या नहीं होगा, ऑब्वियस बात है डिक्रीज होगा, क्योंकि जो लिक्विड है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वेपर में कन्वर्ट होगा तो लिक्विड का मास क्या हो जाएगा, कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है इसका दो कंडीशन होना चाहिए, कौन कौन सा कंडीशन, क्या सरफेस मॉलिक्यूल में कंडीशन क्या होना चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी शुड बी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, एज कंपेयर टू बल्क मॉलिक्यूल, बल्क मॉलिक्यूल, बल्क मॉलिक्यूल। दूसरा जो है सरफेस मॉलिक्यूल का, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, यानी FOA, फोर्स ऑफ attraction, force of attraction should be minimum, जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा एस्केपिंग टेंडेंसी होगा। तो अब इसी चीज को थोड़ा सा डेफिनेशन में लिखिए, डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, अच्छा मुद्दे की बात तो ये है ना, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे बेटा, ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है ना, यानी लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है ये अपने आप हो रहा है। हाँ वो अलग कंडीशन की, अगर टेंपरेचर कम ज्यादा करेंगे तो इवोपरेट जल्दी और क्या होगा, इवोपरेट ज्यादा और कम हो सकता है, बट अगर नहीं भी टेंपरेचर चेंज करेंगे फिर भी ये प्रोसेस अपने आप होगा, जो प्रोसेस अपने आप होगा उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन में क्या है, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन ऑफ surface of liquid, surface of liquid molecule, liquid molecule into vapor, into vapor are known as evaporation, known as evaporation, right? समझिए, अब ये जो evaporation है, ये समझिए, अब ये जो evaporation है, ये evaporation किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, बताइए कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करेगा, कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करेगा, देखिए क्या कंटेनर के शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा, कंटेनर के शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा, यानी सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा, जैसा फोर्स, नेचर ऑफ लिक्विड करने का मतलब क्या, जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लिक्विड में उसी अकॉर्डिंग क्या होगा, ये इवेपोरेशन का कंडीशन होगा।
थर्ड टेम्परेचर पे डिपेंड करे, यानी फैक्टर अफेक्टिव, अगर हम ये हेडिंग डाल लीजिए फैक्टर अफेक्टिव, एक हेडिंग डालिए फैक्टर अफेक्टिव rate of evaporation, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो पहला तो क्या है, टेम्परेचर यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी टेम्परेचर इंक्रीजेस, या मैं ऐसे लिखूं रेट ऑफ इवेपोरेशन RE, रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट भी क्या होगा, इंक्रीज। सेकेंड फैक्टर है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन का होगा। यानी देखिए जितना लार्जर साइज का कंटेनर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन हो, जितना कंटेनर छोटा उतना इवेपोरेशन क्या कम, यानी सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन का होगा किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया का होगा, राइट। और थर्ड जो होगा, थर्ड नेचर ऑफ लिक्विड, थर्ड कौन सा होता है, नेचर ऑफ लिक्विड। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका, नेचर ऑफ लिक्विड या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ attraction, FOA, force of attraction between the liquid molecule, तो ये टर्म क्या है, इवेपोरेशन। अब ये समझ में, अब इसमें हम आगे चलेंगे इवेपोरेशन के बाद जो अभी टॉपिक डाले, हेडिंग डाले, जो हम हेडिंग डाले हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। कौन सा, वेपर प्रेशर। तो अब हम लोग क्या समझते हैं, व्हाट इज द वेपर प्रेशर। तो अगला हेडिंग डालिए वेपर प्रेशर। अब हेडिंग डालिए वेपर प्रेशर, जो टॉपिक हम लोग सीखे थे, जो टॉपिक हेडिंग डाले थे वो हेडिंग डालिए वेपर प्रेशर। यानी बेटा इसमें सबसे वेपर प्रेशर सीखने से, वेपर प्रेशर समझने के लिए पहले तो सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, यानी जो कंटेनर हम लेगा ना, वो कंटेनर कैसा होना चाहिए, शुड बी क्लोज्ड। यानी कंटेनर, सबसे पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए, कंटेनर शुड बी क्लोज्ड। कंटेनर शुड बी क्लोज्ड। कंटेनर कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर बंद कर दीजिए, किसको बंद करें, लिक्विड को बंद करें। कौन सा लिक्विड है, कोई भी लिक्विड को इस कंटेनर के अंदर क्या रख दीजिए, सेम नेचर का। अब ये कंटेनर के अंदर लिक्विड रख दीजिए, तो ये क्या इवेपोरेट हो, वेपर बनेगा, वेपर बनेगा, इवेपोरेट हो। जैसे इवेपोरेशन हो बनेगा, वेपर बनेगा, ऊपर तो क्या है, क्लोज है। ये जो वेपर मॉलिक्यूल है ये यहाँ जाकर क्या होगा, चिपक जाएगा। यानी कुछ मॉलिक्यूल यहाँ से, लिक्विड मॉलिक्यूल यहाँ से ये क्या हो गया, वेपर बना रहा है, वेपर, यानी ये क्या जा रहा है, वेपर में जा रहा है। और ये वेपर ऊपर क्लोज होने के कारण यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो गया, चिपक गया। यानी ये कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, वेपर हो गया।
वेपर, राइट? ओके। अब क्या ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल यहाँ पे चिपका हुआ है, ये सभी लिक्विड मॉलिक्यूल, सॉरी ये सभी वेपर मॉलिक्यूल यही चिपका हुआ रहेगा क्या? तो नहीं सर, यानी कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल इवोपरेट होगा तो कुछ वेपर मॉलिक्यूल भी क्या होगा? कंडेंस होगा, यानी ये भी यहाँ से क्या होगा? नीचे आएगा, यहाँ से क्या होगा? ये नीचे आएगा। यानी सपोज मान लीजिए कि अगर इनिशियल में या 10 लिक्विड मॉलिक्यूल क्या इवोपरेट हो रहा है, तो 10 में से हो सकता है 2 मॉलिक्यूल या 4 मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? कंडेंस भी होता है, कंडेंस भी होता है। और ये प्रोसेस क्या होगा? चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। एक टाइम ऐसा भी होगा कि जितना लिक्विड मॉलिक्यूल इवैपोरेट हो रहा है उतना ही वेपर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? कंडेंस होगा। और उस टाइम पे जो भी प्रेशर जनरेट होगा किसके द्वारा? वेपर मॉलिक्यूल के द्वारा जो भी प्रेशर एक्सर्ट होगा किस पे? सरफेस पे, वही क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर। और वो वेपर प्रेशर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब आइए इसी चीज को हम लिखते हैं। मान लीजिए कि T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 0, यानी T इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या होता है? इनिशियल। तो इनिशियल में तो सिर्फ और सिर्फ क्या था? बताइए, इनिशियल में सिर्फ और सिर्फ क्या था? रिएक्टेंट था, यानी रिएक्टेंट ही था, रिएक्टेंट। और वो भी रिएक्टेंट कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है। यानी कि क्या ये बोल सकते हैं क्या कि रेट ऑफ इवेपोरेशन या रेट ऑफ वेपोराइजेशन, रेट ऑफ वेपोराइजेशन या रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या था? मैक्सिमम था, इनिशियल। अब जैसे T इज कुछ टाइम हो गया, कुछ टाइम हो गया, यानी कुछ T टाइम के बाद अब ये इवेपोरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। अब इसमें दो टर्म आ गया, दो टर्म करने के मतलब रिएक्टेंट भी आ गया, समझ रहे बेटा? रिएक्टेंट भी आ रहा है और आ गया, और दूसरा क्या? प्रोडक्ट भी आ गया, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट लिक्विड है, तो रिएक्टेंट के काम क्या है? लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में। और प्रोडक्ट क्या हो रहा है? वेपर को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। और ये प्रोसेस चलते रहेगा, राइट? ये प्रोसेस कब तक चलते रहेगा? जब तक दोनों का रेट क्या हो जाए? इक्वल नहीं हो। यानी किसी भी टाइम T पे ये कंडीशन, यानी जब T किसके बराबर हो गया? T किसके बराबर हो गया? T इक्विलिब्रियम के बराबर। हम कैसे समझेंगे कि T इक्विलिब्रियम के बराबर होगा? यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू क्या? रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर। यानी जितना लिक्विड मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहा है उतना ही लिक्विड मॉलिक्यूल क्या हो जाए? कंडेंस भी हो रहा है। यानी दोनों का रेट क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है, इक्वल हो रहा है। यानी T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे। अब इक्विलिब्रियम पे लिक्विड रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, बट इक्विलिब्रियम हो गया, तो ये हम बोल सकते हैं कि जब इक्विलिब्रियम हुआ होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन या रेट ऑफ वेपोराइजेशन किसके बराबर होगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर। यानी एट इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर होगा बेटा? रेट ऑफ कंडेंसेशन। तभी हम क्या समझेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये किस पे आ गया? इक्विलिब्रियम पे, राइट? अब जैसे ही ये इक्विलिब्रियम आया, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम कौन सा होगा? क्लास 11th में आप स्टडी कर चुके हैं। ये इक्विलिब्रियम कौन सा होगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी रिएक्शन अभी भी क्या है? स्टार्ट है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट। बट एक ही चीज है कि दोनों का क्या है? रेट इक्वल, अमाउंट इक्वल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, बट दोनों का स्पीड क्या है? इक्वल। अब इसमें थोड़ा सा ग्राफ अगर सर तो ग्राफ बताइए,
देखिए बेटा इसका ग्राफ कैसे होगा। इसका जो ग्राफ होगा, इधर क्या ले लीजिए रेट और इधर क्या ले लीजिए टाइम। अब इसका जो ग्राफ होगा, जो इवेपोरेशन का ग्राफ होगा, वो तो स्टार्टिंग से होगा। एक इसका हो गया आर ई का हो गया, आर ई राइट। कंडेंसेशन, तो जब t इज इक्वल टू 0 इनिशियल में था तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या था, मैक्सिमम था। और कंडेंसेशन आर सी, रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या था, रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या था 0। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होते गया तो रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो गया, इंक्रीज होने कुछ इस टाइम से ग्राफ है। अब किसी भी टाइम t पे ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। जहां पे ये इक्वल हो गया होगा वही टाइम क्या कहलाएगा, t, वही टाइम क्या कहलाएगा, t इक्विलिब्रियम। यानी यहाँ पे ये क्या हो गया r e किसके बराबर हो जाएगा, r कंडेंसेशन के बराबर, इवेपोरेशन किसके बराबर हो जाएगा, तो ये पूरा वेपर प्रेशर है। यानी अगर इसमें भी देखें तो ये यहाँ से ये इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये क्या इक्विलिब्रियम। और अगर एट इक्विलिब्रियम पे यानी अगर एट इक्विलिब्रियम पे अगर इक्वेशन लिखे, एट इक्विलिब्रियम पे इक्वेशन लिखे तो H2O लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2O वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, राइट, वेपर में। अब इक्विलिब्रियम में लिखे इसका क्या Kp डिफाइन हो गया, Kp इज इक्वल टू क्या, पार्शियल प्रेशर और, बोलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, H2O, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O यानी किसमें, वेपर फेज में होगा, वेपर में। और यही पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 किसके बराबर हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, राइट, इन वेपर फेज। तो ये वेपर प्रेशर का डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन लिखिए मेरे साथ। प्रेशर एक्सर्टेड, pressure exerted by the vapor molecule on the surface of liquid in at equilibrium condition at constant temperature, are known as vapor pressure, और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखे ना, इक्विलिब्रियम कौन सा, पहले बता चुके इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये कौन सा इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट। अब अगर यही चीज प्योर वाटर हो जाए, यही क्या हो जाए, प्योर वाटर हो जाए, तो जो वेपर प्रेशर है यही चीज क्या कहलाता है, एक्वस टेंशन। प्योर वाटर के केस में वेपर प्रेशर भी क्या कहलाता है, एक्वस टेंशन। हेडिंग डालिए फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन, हेडिंग डालिए फैक्टर अफेक्टिंग
वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन या वेपर प्रेशर, या वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। तो इसमें सबसे पहले हम कौन सा फैक्टर लेंगे? नेचर ऑफ लिक्विड। पहला कौन सा लेंगे? नेचर ऑफ लिक्विड, यानी नेचर ऑफ लिक्विड में देखेंगे। यानी यहां से देखिए कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा? वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecule, right? अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या है? एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या रखे बेटा? प्योर वाटर। यहां से H2O। सिमिलरली दूसरा कंटेनर लीजिए और इस कंटेनर के अंदर अल्कोहल रख लीजिए C2H5OH। अब बताइए इस दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जो जितना जल्दी इवोपरेट होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। इस दोनों में से जल्दी कौन सा इवोपरेट होगा? तो अभी थोड़ा सा नेचर ऑफ लिक्विड में देखिए। जैसे वाटर है ना, तो वाटर आप पहले भी केमिकल बॉन्डिंग में सीखे हैं कि वाटर के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? इथेनॉल के अंदर भी। तो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो क्या होता है? ज्यादा होता है। वन मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, टेट्राहेड्रल बनाता है वाटर में। बट इसमें क्या एक मॉलिक्यूल एक ही बनाएगा। यानी अगर इसमें देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के बीच में H2O, यहां भी क्या होगा? HO और यहां से क्या H, ये क्या कराएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। इसी तरह से एक अल्कोहल मॉलिक्यूल और दूसरी अल्कोहल मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा C2H5, ये H बॉन्डिंग होगी, H बॉन्डिंग। बट इसमें वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर formed 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, राइट? बट इसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल are formed वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा, यानी इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। यानी हम ये लिख सकते हैं, यहां से ये लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ इसका बेटा इथेनॉल C2H5OH। इसी में अगर हम दूसरा एग्जांपल यानी सेकंड एग्जांपल एक तो मोनोहाइड्रेट अल्कोहल C2H5OH, दूसरा क्या है? CH2OH डाइहाइड्रेट CH2OH, और तीसरा क्या है? ट्राइहाइड्रेट CH2OH। अब वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? इसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें यहाँ है 2 OH मॉलिक्यूल, इसमें कितना है?
3 OH मॉलिक्यूल, तो जितना ज्यादा OH मॉलिक्यूल होगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर कम होगा, यानी वेपर प्रेशर इधर जाएगा तो क्या वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, राइट। तो ये तो पहला फैक्टर कौन सा था, नेचर ऑफ द। सेकेंड फैक्टर कौन सा है, सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर, यानी वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, टेम्परेचर। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा बेटा, टेम्परेचर। टेम्परेचर। और थर्ड फैक्टर होगा क्या, थर्ड फैक्टर होगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, यानी वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया, सरफेस। ये 3 फैक्टर पे डिपेंड। इसमें सबसे ज्यादा हम लोग को डिस्कशन किस पे करना है, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, जो वेपर बनेगा वो लिक्विड पे ही डिपेंड करेगा। तो हम लोग यहाँ से हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ classification of substance classification of the substance of the substance on the basis of on the basis of vapor pressure। ये है vapor pressure। Classification of substance on the basis of vapor pressure। वेपर प्रेशर इसके बेसिस पे 2 टाइप का सब्सटेंस होता है, एक तो क्या होता है वोलेटाइल होता है और दूसरा क्या होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल कहने का मतलब ऐसा सब्सटेंस जो क्या होता है इवोपरेट हो, और नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब ऐसा सब्सटेंस जो इवोपरेट नहीं हो। तो पहला हम डालिए फर्स्ट कौन सा, वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल सब्सटेंस यानी एस्केपिंग टेंडेंसी होगा, यानी वोलेटाइल सब्सटेंस ये हम लिख सकते हैं क्या, दैट इज वेपर प्रेशर का जो वैल्यू होगा 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। और ये जो वेपर प्रेशर है इसको डिनोट करती है किससे, P नॉट। अब वैल्यू जो होगा 0 नहीं होगा। P का मतलब क्या, प्रेशर, और नॉट का मतलब क्या, प्योर फॉर्म। ऐसा सब्सटेंस जिसका वेपर प्रेशर का वैल्यू 0 नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ वो इवोपरेट होगा, जैसे वाटर होगा, अल्कोहल होगा, वेपर बनेगा इससे, राइट, होगा, बेंजीन होगा, C7 बेंजीन C6H6 लिक्विड टू फॉर्म, इस सभी का क्या होगा वेपर बनेगा। टॉलिन ये भी क्या होगा वेपर बनेगा इससे। ये सभी क्या होगा वोलेटाइल सब्सटेंस। इसी में दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, सेकेंड है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, राइट, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस यानी जिसमें वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाता है 0, यानी वेपर प्रेशर
दैट इज P नॉट, अब वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। तो बताओ वेपर किसका नहीं बनेगा? जो सॉलिड सब्सटेंस है, जो भी सॉलिड मॉलिक्यूल होगा उसका वेपर क्या हो नहीं बनेगा। यानी एज्यूम टू P नॉट का वैल्यू क्या हो जाए 0। जो एग्जाम में आता है, जनरली जो एग्जाम में आता है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, उसमें सबसे कॉमन होता है यूरिया। यूरिया बताइए यूरिया का फॉर्मूला क्या है? यूरिया NH2CO NH2। अब चूंकि हम कोई भी सब्सटेंस मिलाएंगे तो लगे हाथ, अभी यहाँ पे इसका क्या ऐड करते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट भी देंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो ये यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना? 60। सेकेंड जो इसका कॉमन एग्जांपल आता है, ये कौन सा आता है? ग्लूकोज। फॉर्मूला क्या है? CH6H12O6। और इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है बेटा, मॉलिक्यूलर मास जो होगा ये 180 होता है। ये ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम में यही सवाल होता है। और थर्ड जो कॉमन है ये होता है सुक्रोज। इसका फॉर्मूला C12H22O11। और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास ये होता है करीब 342 ग्राम पर मोल के बराबर होता है।